वेरी गुड मॉर्निंग। 3 बजे से ज्योग्राफी की क्लास शो हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये तो खुशी की बात है। गुरुजी प्रणाम। एक ही स्टूडेंट ने इतना लिखा है, इतने लोगों ने लिखा? साहिल, कृप्ति, शंभू, आशीष, दीपक, प्रतिभा, अवधेश, धर्मेंद्र, कौशल, प्रीति, जितेंद्र, अभिषेक, हेमंत, किशन, ईशानी, शैलेश, विकास, गोपाल, हरि, धर्मेंद्र, अच्युला, शिवा, शुभम, मिनीत, देवेंद्र, शिल्पी, अजय, हेमंत। बाप रे, हम पढ़ नहीं पाएंगे इतना फास्ट। विशाखा, कुछ लोगों का नाम छूट जाए अजय तो माफ कर देना। प्रशांत, पुष्पेंद्र, निमित, सौरभ, ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग। बसंत, रोहित, संजय, विकास, उप्स, उमेंद्र, उमद्र, क्या है? मिनीत क्या होता है यार? ऐसा नाम कोई सुना नहीं। ऋषभ, विकास, अमित, सिंपू, अंकुश, बिरसा की धरती से प्रणाम। रोहित, पुष्पेंद्र, दीपक। नया बैच कब से आ रहा है? मेरी जान कब से इंतजार कर रही है? मेरी जान, मेरी जान, ये क्या है? देखो बिल्कुल फ्रेश बैच। अभी आज से भी ज्वाइन कर सकती है। आज से हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तो फ्रेश बैच तो हो ही सकता है। फ्रेश बैच ही है मान लो। जेबा, कुंदन, हेमंत, विकास, कौशल्या, एमपी स्पेशल। अरे अभी तो सारे स्पेशल वाले टीचर कोरोना लिए बैठे हैं। कब्बू, रविशंकर, शुभम, एकता, ज्योति, जेबा, प्रेम, रुचि। आई थिंक इट्स टाइम टू बिगिन नाउ। अंजलि, कमल, प्रेम, निमित, निर्णित है सर। अच्छा, नाम तुम्हारा निर्णित है। ओके ओके, निर्णित है। ओके। नीलू, कमल, कौशल्या। कोरोना वायरस तीसरे स्टेज में। सनत, प्रदीप, ज्योति। तुम्हारा वो कहाँ है? वो ऐड कर रहे हैं, निकल गया होगा, क्या करें? तुम लोग ऐसा शक क्यों करते हो यार? अभी मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब पे बोला है कि ये शक और ये संशय अभी मैप बताया अच्छे से बनाने लगा। गुड। कुछ शशि, इसीलिए तो कई बार हम कुछ कुछ क्लासेस को लाइव कर देते हैं यूट्यूब पे, ताकि जीएस वाले बच्चे भी देख लें, कोई देख ले। मीरा, सौरभ, कृष्णा, रुचि, अनूप, भूपेंद्र, कुंदन। देखो कुंदन, आप लोग चाहो तो पीछे का वीडियो क्लास भी ले लो, और चाहो तो आगे पढ़ते रहो तो लाइव क्लास मिलते रहेगा। बहुत सिंपल सा है। हरियाणा पीसीएस अब 30 मई को होगा ही नहीं होगा। कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन तो मुझे नहीं लगता है कि अब 30 मई वाला संभव ही है, क्योंकि भारत में कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, हमारे सोसाइटी में कम से कम 100 फ्लैट्स, 1/3 सोसाइटी का जो फ्लैट्स है कोरोना प्रभावित है। कोरोना में एक ही बात है कि जो कोवैक्सीन है वो 1 मई के बाद 18 या 21 से 45 वर्ष के लोगों के बीच में भी लगेगा।
हम भी लगवाएंगे, आप लोग भी लगवा लेना, समझ गए? क्योंकि कोवैक्सीन का असर अच्छा खासा है। दो तरह का वैक्सीन का असर होता है। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब हुआ कि कोरोना का इन्फेक्शन बॉडी को लगा भी तो उसका कोई सिम्टम नहीं आया, वो अपने आप खत्म हो गया हमारे बॉडी से। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है सिम्प्टोमेटिक। तो अगर मान लो 100 लोग ले रहे हैं कोवैक्सीन को, तो उसमें से 78 से 80 लोगों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ भी, कोरोना वहीं वैसे ही खत्म। 80%, 78% लोगों को। और बाकी जो 22% लोग हैं उनको सिम्टम्स आएगा, वो खांसेंगे, हो सकता है कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो, थोड़ा नाक वाक से पानी आ जाए, पेट में थोड़ा सा दर्द हो जाए, लूज मोशन हो जाए, नया सिम्टम्स है ये सब, लेकिन होगा कुछ नहीं। इसलिए भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ में 2 शब्द हर इंसान को कहना चाहिए, जैसे विश्व कह रहा है, जैसे WHO भारत के वैक्सीन को पूरी दुनिया में बांट रहा है। पाकिस्तान को भी 2 करोड़ वैक्सीन हमने दिया मानवता के नाम पर, छोड़ देना चाहिए था मरने के लिए, लेकिन नहीं, भारत भारत है। हम लोग तो हुमायूं को भी संरक्षण दे देते हैं, भले ही हमारा वंश खत्म हो जाए। हम लोग तो मुगलों को भी संरक्षण देकर के अपना गला कटवाने वाले हैं। हम लोग तो मोहम्मद गोरी को पकड़ के मार के भी छोड़ देते हैं, जाओ माफ किया। बाकी दुनिया ने क्या किया वो छोड़ो, लेकिन कम से कम हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ की जानी चाहिए। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वैक्सीन के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत हृदय विदारक है। अब टुडे इज अर्थ डे। ये देखिए, कुछ लोग संशय में हैं कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार कैरियरविल ऐप पे हमारे कोर्स को ज्वाइन करते रहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश भी हम देना चाहते हैं कि आप लोग जब से भी कोई भी कोर्स सीन हो जाए, मान लो लाइव आपने 3 दिन बाद ज्वाइन किया, आज की छोड़ो, 3 दिन बाद आपने ज्वाइन किया, तो आपका 3 क्लास तो मेरा मिस कर गया, या पीछे के कुछ ज्योग्राफी क्लास मिस कर गए। तो आप क्या कर सकते हो, हमने ये सुविधा दी है और बड़ा सहयोग प्राप्त है करियरविल के लोगों का, कि उन लोगों की तरफ से ये सजेशन आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जो भी स्टूडेंट नया ज्वाइन कर रहा है वो कम से कम पीछे जाकर के हमारे कुछ क्लासेस को देख तो सके कम से कम। तो अभी जो भी बच्चे आगे ज्वाइन करेंगे, उनका अगर मान लो पीछे कुछ छूटा हुआ है, मान लो हमने क्लाइमेटोलॉजी से शुरू किया, उनकी इच्छा है कि भाई सर ने ज्योग्राफी में पहले क्या पढ़ाया है, तो पहले हमने कुछ वर्ल्ड मैपिंग पे क्लास लिया है, जियोमॉर्फोलॉजी पे क्लास लिया है, तो वहां जाकर के ज्योग्राफी को वो देख सकते हैं। तो जो कोर्स चल रहा हो, जिसका विषय कुछ चल रहा हो, उसके पीछे जाकर के आप देख सकते हो। तो आपके पास दोनों सुविधा उपलब्ध है ना, आप लाइव क्लास में भी सम्मिलित होते रहो और पीछे भी जाकर के देख सकते हो। अब ये प्रश्न है कि भाई हमने यहां से शुरू किया तो मुझे सारी क्लासेस लाइव चाहिए। अगर आपको सारी क्लासेस लाइव चाहिए तो उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है। देखो, इतने हजारों एडमिशन्स हैं, लेकिन लाइव कितने बच्चे आते हैं, ये सिर्फ कहने की बात है। मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस को रिकॉर्डेड में ही देखते हैं और भगा भगा करके देखते हैं। जैसे मान लो अभी हमने शुरू नहीं किया है, सबका नाम ले रहे थे, तो वो हटा देते हैं वहां से, 5-7 मिनट का समय इधर काट दिया उधर काट दिया, ऐसा करके मोस्टली स्टूडेंट्स देखते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लाइव देखने से मोटिवेट होते हैं, उनको नया नया कुछ देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। तो दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, इसलिए दोनों तरह की सुविधा आपको प्रदान कर दी गई है। आप लोग सब खुश रहिए और लाइव देख लीजिए, या लगातार लाइव देखते रहिए 1 साल तक, तो भी हम आपके सामने खड़े हैं।
और वीडियो क्लासेस देखना चाहते हो पीछे जाकर के, तो वो भी आपको उपलब्ध है। सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आप जैसा चाहो वैसा आप करो, निर्णय आपके ऊपर में है। मान लो कल कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, एक बार फिर समझा दें, कल कोई ज्वाइन करता है, आज क्लाइमेटोलॉजी का क्लास उसका नहीं हो पाया, तो पीछे एक क्लास जाकर के देख लेना, वीडियो क्लास तो उपलब्ध है ही। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक साल में सारा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 1 साल 2 साल तक सब कुछ प्रासंगिक है, सब कुछ प्रासंगिक है। और ऐसा भी नहीं होता है कि टीचर अपने नेक्स्ट क्लास में आएगा, नेक्स्ट बैच में आएगा तो कोई और बहुत कुछ अद्भुत करके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस दोनों को देखते रहो। ओके, लाइव क्लास का एक्साइटमेंट तो कुछ और होता ही है, बिल्कुल होता है। चलो ओके, क्लाइमेटोलॉजी हमने आपको बताया था सबके लिए फिर से कि ज्योग्राफी, जो भी बच्चे आईएएस या पीसीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो वर्ल्ड मैपिंग, और वर्ल्ड मैपिंग के साथ रिसोर्स, संसाधन, विश्व के संसाधन और विश्व के उद्योग प्लस जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, इन 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। भू रणनीतिक अवस्थितियां, जैसे मान लो सर क्रीक है, तो सर क्रीक क्या है? सर क्रीक एक भू रणनीतिक अवस्थिति है। क्यूराइल द्वीप समूह है, तो क्यूराइल जापान और रसिया के बीच में कॉन्फ्रंटेशन है। साउथ चाइना सी का लोकेशन है। अभी देखो फिलीपींस भी कूद पड़ा है, फिलीपींस कह रहा है कि हम जंग करेंगे, खूनी जंग होगी चीन के साथ। तो साउथ चाइना सी को देखना और वहां के भू राजनीति को समझने के लिए साउथ चाइना सी में कौन से रिसोर्स हैं और क्यों पावर स्ट्रगल का, शक्ति संघर्ष का केंद्र क्यों बना हुआ है, यह समझने के लिए तो पहले आपको ज्योग्राफी में जाना ही होगा। कथा कहानी से नहीं काम चलता है। इसलिए सबसे पहले तो स्टूडेंट को ज्योग्राफी सीखने के लिए वर्ल्ड मैपिंग, रिसोर्स इंडस्ट्री और लोकेशंस, जियो स्ट्रैटेजिक, भू राजनैतिक, भू रणनीतिक लोकेशंस को पढ़ना होता है। फिर हम लोग आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, और फिजिकल ज्योग्राफी को 4 पार्ट में बांट देते हैं। पहला हो जाता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति का मतलब स्थलाकृतियों का अध्ययन, भूपर्पटी का अध्ययन, जिसमें हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विषय में, संवहनीय धारा सिद्धांत के विषय में, हॉट प्लूम्स के विषय में आपको पढ़ाया है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ाया है। जो मुख्य परीक्षा में सबसे माने हुए विषय हैं उनको मैंने पढ़ाया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाया। तो ये जो सबसे माने हुए विषय थे इसको मैंने आपको पढ़ाया। मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी उधर करवाई गया। अब भू आकृति विज्ञान में कुछ ऐसे विषय होते हैं जो पीटी के लिए होते हैं, मेंस के लिए नहीं होते हैं। तो आज जो 3 बजे वाला क्लास है, जो हम 1 घंटे का लेंगे, या 1 सवा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी मुझे लगे, छोटा लेंगे। रोज 4-4, 5-5 क्लास लेना पड़ रहा है यार। तो वो जो हम क्लास लेंगे उस क्लास में पीटी के लिए गाइडेंस देंगे आपको। पीटी स्पेशल क्लास है वो, जो कि पीसीएम वाले बैचों को भी आवश्यक है, और जो पीटी एक्सक्लूसिव बैच वाले बच्चे हैं उनको भी आवश्यक है। तो वो 3 बजे का मेरा आज का प्रोग्राम है, उसमें जरूर सब लोगों को आना है। तो जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, फिर है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, फिर है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, फिर है ओशनोग्राफी के बाद बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। अब बायो इन्वायरमेंटल में आपका बहुत डिमांड था कि आलोक सर आप भी पढ़ाइए, तो हमने ये सोचा कि साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है वो आशीर्वाद सर को दे देंगे, क्योंकि वो पढ़ाते रहे हैं पिछले 10 साल से, और जो ज्योग्राफिकल पार्ट है उसको हम पढ़ा देंगे। तो ये 2 टीचर का जब संगम होगा, और साइंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप पढ़ोगे और भूगोल के पर्सपेक्टिव से भी आप पढ़ोगे, तो दोनों को पढ़ने के बाद आपको बहुत मजा आएगा।
और तब आपके सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो ये हमारी नई स्ट्रैटेजी है जिसमें इन्वायरमेंट से चूंकि बहुत प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत सारे प्रश्नों का समाधान दिया जाएगा। कैसे? मेरे द्वारा भी और आशीर्वाद सर के द्वारा भी दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। और जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये 4 सेक्शन में फिजिकल पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका होगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी, जिसको फिर डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन क्या होता है? मैपिंग का। दूसरा सेक्शन हम लोग लेंगे मैपिंग के बाद इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी का, यानी फिजियोग्राफी का। इसी में आएगा मॉनसून, हिमालय, प्रायद्वीप की संरचना, इंडो गैंजेटिक प्लेन, सब इसी में आता है। तीसरा फिर आएगा इंडिया का ह्यूमन ज्योग्राफी, और चौथा आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही आ जाता है तुम्हारा एग्रीकल्चर, रिसोर्स, इंडस्ट्री, ये सब इसमें आ जाता है। और फिर इंडिया का एक और सेक्शन हो सकता है जिसको हम लोग कहेंगे बायो एनवायरमेंटल। तो इसी में आ जाता है बहुत सारा नेचुरल डिजास्टर या डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर का ये सेक्शन आ जाएगा। और आ जाएगा इसमें बहुत सारा इन्वायरमेंटल इश्यूज, बहुत सारा इन्वायरमेंटल इश्यूज इसमें आ जाएगा। समझ गए? तो ये बड़ा होलिस्टिक सा ज्योग्राफी का फ्रेमवर्क है। और कोई भी स्टूडेंट अगर इस फ्रेम में पढ़ता है, जैसे हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है, हम लोगों ने ये सेक्शन कर लिया, हम लोगों ने ये सेक्शन कर लिया, हम लोगों ने ये सेक्शन भी कर लिया। अब आप देखो, तो जो रिमेनिंग सिलेबस है, मुझे जो भी टाइम लगे, 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, 50 दिन, हम तो आनंद में पढ़ाते हैं। हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर क्रिएट कर नहीं सकता है। चाहे तुम लाख SMS लिखते रहो, हम अपने मनमौजी हैं, अपने ढंग से पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा बस एक स्टैंड ऑलवेज रहता है। हमारे मेंस वाले, ऑप्शन वाले सब जानते हैं कि आलोक रंजन जो पढ़ाएगा आएगा उसी से, और ये बात सब जानता है और खुलेआम जानता है। और ये बात दावा ठोक के हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा अपना मेहनत, मेरा अपना आत्मविश्वास, हमारा अपना अनुभव, उसको आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा ज्योग्राफी का फ्रेम है। तुम लोगों में से जितने लोगों ने इस फ्रेम को नहीं समझा था वो आज समझो और देखो कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है। ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं। मेरा मन तो था अब हम लोग चलते हैं ओशनोग्राफी पे। ऐसा करते हैं, आज ओशनोग्राफी शुरू करते हैं। बड़ा ही सरल है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही ज्यादा इसका रोल है। क्योंकि मैंने जब मेंस का प्रश्न उठा करके देखा IAS में, तो ओशनोग्राफी से ज्यादा प्रश्न आए हुए थे। पीटी के प्रश्नों में भी जब घुस करके देखे तो ओशनोग्राफी से ज्यादा प्रश्न आए हुए थे। अब पीटी में क्या होता है कि पीटी में ज्योग्राफी के प्रश्न जो आते हैं बायो इन्वायरमेंटल सेक्शन से, या आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, या आ जाते हैं डेमोग्राफी से, जनसंख्या भूगोल से, या ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं, तो उसको लोग आजकल कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि ये ज्योग्राफी का नहीं है, ये तो अर्थशास्त्र का है भाई। बायो इन्वायरमेंटल वाले को अलग से इन्वायरमेंट का बता देता है। और ज्योग्राफी में क्या करता है कि अगर मैपिंग हो, फिजिकल हो, मैपिंग और फिजिकल, बस इसी दोनों को ज्योग्राफी मानता है और इसी दोनों से ज्योग्राफी काउंट करके बता देता है कि ज्योग्राफी से भैया 12 प्रश्न आए, 10 प्रश्न आए। लेकिन ऐसा नहीं रहता है। टोटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है उससे मिला करके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस आने का टेंडेंसी है पीटी में। तो पीटी को अगर स्ट्रांग करना है तो ज्योग्राफी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये दोनों स्ट्रांग होगा वो पीटी में फेल कर ही नहीं सकता है, ये तुम मान के चलो। ये एक ट्रेडिशनल लाइन है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेवफा, हमारे सीनियर कहते थे बेवफा ही बेवफा, रात को पढ़िए दिन को सफा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? भूलने का। तो बहुत सारा जो एफर्ट होता है ना स्टूडेंट का, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे उसको लगाना पड़ता है। क्या करोगे? ऐसा ही कुछ है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे पूरा दम लगाइए। और जो इंडियन पॉलिटी है वो तो
हर स्टूडेंट लगभग बराबर जानता है, सिंपल सा है। और बड़ा अच्छा पढ़ाया भी मंजेश जी ने सिंप्लीफाई करके उसको, तो उसमें तो कोई समस्या आनी नहीं है। इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है, अब आर कुमार सर नेक्स्ट वीक से सही हो जाएंगे। स्टूडियोज खुलने चाहिए ना दिल्ली में कम से कम क्लासेस के लिए। जिनका होम स्टूडियो नहीं है वो कैसे क्लास ले पाएंगे। चलो ओके, अब ओशनोग्राफी से शुरू करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी करवा दिया है, ओशनोग्राफी शुरू कर रहे हैं। और इसको कहते हैं हिंदी में समुद्र विज्ञान। आपके यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस का जब पूरा एनालिसिस हमने किया, या हमने पहले भी किया है, आजकल क्या ट्रेंड है वो भी देखा, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स आपको करने हैं। पहला, लवणता एवं तापमान। किसका लवणता, किसका तापमान? महासागरों की लवणता एवं तापमान, ये विषय करना है। दूसरा विषय करना होगा आपको समुद्री धाराएं। तीसरा आपको करना होगा ज्वार, ज्वार एवं तरंग भी कर लेते हैं ना, तरंग छोटा सा करेंगे लेकिन करेंगे जरूर, ज्वार और तरंग। फिर करना होगा समुद्री संसाधन। तो भाई साहब इससे बड़े प्रश्न आने की संभावनाएं बन रही है आजकल। और फिर समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करना पड़ता है। तो यहां पे जाओगे तो सबसे पहले तो मिलेगा फिशिंग बेल्ट्स। फिशिंग बेल्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक और आएगा आपका कोरल रीफ। कोरल रीफ से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, समुद्री संसाधन, फिशिंग बेल्ट, कोरल रीफ, ये एक्चुअली पर्यावरण भूगोल का भाग हो जाता है। आप कहीं भी पर्यावरण भूगोल में जाओगे तो ये विषय वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब इसी में एक और ऐड कर देंगे मैरीन पॉल्यूशन। मैरीन पॉल्यूशन है ना। और एक ऐड कर देंगे समुद्र तल में परिवर्तन, सी लेवल चेंज। तो अब आप देखो कि जो DEFGH पर्यावरण में कौन कौन आ गया, D प्लस E और H, ये सारे पर्यावरण, पर्यावरण रह गया है, कैसे लिखते हैं पर्यावरण यार हिंदी, रुको एक मिनट, आता है ना मुझे, पर्यावरण, पर्यावरण ये रहा। तो पर्यावरण भूगोल से इतने टॉपिक्स कवर तो हम यही कर देंगे, हो रहा है ना कवर। अगर हमने समुद्र विज्ञान के साथ न्याय कर दिया, जलवायु विज्ञान के साथ न्याय कर दिया, तो पर्यावरण भूगोल के कई टॉपिक्स कवर होने लगते हैं। समझ गए? कौन सा क्लास कट करके आया था, कुछ क्लास के विषय में लिखो उसको।
लास्ट क्लास जो हमने रिकॉर्ड करके दिए थे, हमने कोई क्लास रिकॉर्ड करके नहीं दिया है। हमने कोई क्लास रिकॉर्ड करके नहीं दिया है। हमारी सारी क्लासेस लाइव हुई हैं। आज तक अपने पूरे जीवन में मैंने कोई क्लास रिकॉर्डिंग नहीं की है, जो है लाइव है। हम उस तरह के टीचर नहीं है कि हम पहले पढ़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें कट पेस्ट होगा। जो है सामने है। रिकॉर्ड दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो नो नो, कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दिया मैंने। 15 फरवरी की क्लास थी, मैंने लाइव दिया होगा। करियरविल ऐप पे चला नहीं होगा तो उन लोगों ने बाद में रिकॉर्डिंग डाला होगा। मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी है क्लास की। हाँ, ये ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने लाइव क्लास लिया था, लेकिन वो बाद में रिकॉर्डिंग की तरह हो गया था। अच्छा, उस दिन कुछ प्रॉब्लम था, कुछ सर्वर का प्रॉब्लम था, तो मैंने क्लास ले लिया और मैंने कहा कि चलो ये क्लास रिकॉर्डेड दे देना। हाँ, ऐसा एक हुआ था। सही बात है, सही बात है, लेकिन मैंने क्लास लाइव ही लिया था। खैर ठीक है, आप भी सही, हम भी सही। चलो अब आप लिखो, लिखो लवणता क्या है, महासागरीय लवणता क्या है। तो पहले तो आपको हम सिंपल विषय से शुरू कर रहे हैं, लवणता क्या है। फिर महासागर का इसमें एक टॉपिक ये रह गया है, आई भी है, इसको बोलते हैं बॉटम रिलीफ। यानी महासागरीय नीतल के उच्चावच, महासागरीय नीतल के उच्चावच, बॉटम रिलीफ। शुरू करेंगे लवणता से, क्योंकि बहुत सिंपल है। लिखो, लिखो लवणता, महासागरीय लवणता से तात्पर्य है अरे एनसीईआरटी 11 पार्ट 1 पढ़ो ना, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 पार्ट 1। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो तो भी अच्छा, न्यू एनसीईआरटी पढ़ो तो भी अच्छा। ओशियन बॉटम रिलीफ में ओशियन का डिवीजन हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अब लिखो लवणता क्या है और यूपीएससी में कैसे पूछता है, दोनों बात करेंगे। लिखो लवणता से तात्पर्य महासागरीय जल में घुलित महासागरीय जल में घुलित पदार्थों की कुल मात्रा अथवा भार से है। कुल मात्रा अथवा भार से है, जिसे ग्राम प्रति हजार, ग्राम प्रति किलो, ग्राम प्रति किलो अथवा भाग प्रति हजार के रूप में
भाग प्रति 1000 के रूप में प्राप्त होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहे हैं, लिखो समुद्र जल की लवणता क्लोरीन के कुल मापन पर आधारित होती है, जिसका फॉर्मूला है chlorinity of the given sample of water, sea water into 1.8। सैलिनिटी ऐसे निकालते हैं। प्लीज समझो, आईएएस बनना चाहते हो, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अगर आपको हम समझा दें कि समुद्र में लवणों की घुली हुई मात्रा को लवणता कहते हैं, तो ये आईएएस बनने का लक्षण नहीं है। दूसरा, अगर हम कह दें एनसीईआरटी के आधार पर कि समुद्र में सोडियम क्लोराइड कितनी मात्रा है, मैग्नीशियम क्लोराइड कितनी मात्रा है, पोटेशियम सल्फेट इतना है, तो मैग्नीशियम सल्फेट इतना है, उस चार्ट को बता दें, तो ये तो एसएससी वाले का काम हो गया। इसमें आईएएस वाले का क्या काम? ये हम नहीं बताने वाले सोडियम क्लोराइड कितना है और मैग्नीशियम सल्फेट कितना है, ये मेरा काम नहीं है। ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही है। हम आपको जो बता रहे हैं उसको देखिए। सबसे पहले तो हमने परिभाषा में क्या लिखवाया कि ठोस पदार्थों या पदार्थों की घुली हुई मात्रा, यानी लवणों की मात्रा नहीं, कोई भी ठोस पदार्थ जो घुला हुआ है वो समुद्र की लवणता है। ध्यान से सुनो, समुद्र जल में किसी भी ठोस पदार्थ, कुछ भी, हम भी मर गए, पानी में डाल दिया, तो हमारे शरीर से भी जो घुल करके पानी में चला गया, घुल जाना चाहिए, वो जो घुला हुआ पदार्थ है वो सब लवणता के अंतर्गत आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उसमें सोडियम ही आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी घुल गया, कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाएगा तो वो भी लवणता में आएगा। लेकिन जब लेबोरेटरी में हम लोग जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो हम लोग लवणता का आकलन कैसे करते हैं, उसका एक इंटरनेशनल कमीशन का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि जल में क्लोरीन की मात्रा को देख लो कितना है, और क्लोरीन की मात्रा को एक कांस्टेंट, एक स्थिरांक से गुना कर दो। स्थिरांक है 1.818, मैंने 1.8 लिखा है, तो उस स्थिरांक से गुना कर दो क्लोरीन की मात्रा को। वो स्थिरांक क्यों लिया गया? क्योंकि सारे ठोस पदार्थों को लवणता कहते हैं, सिर्फ लवण को लवणता नहीं कहते हैं, सिर्फ क्लोरीन की मात्रा को नहीं कहते हैं। समझ में आया? सिर्फ सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स जो घुले हुए हैं वो सब लवणता है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं, मुझे जल्दी बताओ। आने वाले टाइम में यही पूछेगा। एनसीईआरटी भी पूर्ण नहीं है, और जो आप सीख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो सविंदर सिंह में, वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी पूर्ण नहीं है। जल्दी बताओ। जो 15 से बैच शुरू होने वाला था वो यही स्टार्ट हो रहा है। जब नया विषय शुरू कर रहे हैं तो यही स्टार्ट हो रहा है। और शुरू में मैंने इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड बताया। समझ में आ गया? लवणता क्या है उसको साइंटिफिकली समझो। सिर्फ ये जानने से कि लवणों की घुली हुई मात्रा है एनसीईआरटी के लिखने से वो लवणता नहीं है। ऑलराइट, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। अब यूपीएससी क्या करती है ना कि ऐसे ही प्रश्न को बनाएगी। अब इस जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है इसी में कई तरह से घुमाएगी तुमको। ये बताओ
परिभाषा से देखो हम कितने प्रश्न बना सकते हैं, या यूपीएससी कितने प्रश्न बना सकती है, उसको ध्यान से देखो, सीखो। यदि समुद्र के आयतन में वृद्धि कर दी जाए तो लवणता पर क्या फर्क पड़ेगा, लवणता पर प्रभाव क्या होगा? समुद्र के आयतन में अगर वृद्धि कर दी जाए, अगर जल के आयतन को बढ़ा दिया जाए तो लवणता पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। किसी भी सैंपल ऑफ वाटर, सैंपल कोई हमने नमूना लिया हुआ है, तो बताओ क्या होगा? ए, पूछते हैं तुमसे, ए लवणता घट जाएगी, बी लवणता बढ़ जाएगी, सी आयतन परिवर्तन से लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी ऊपर में से कोई नहीं। सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसने सी उत्तर दिया है। सी किसने दिया? उसका नाम चला गया जल्दी से। सी कई लोग दे रहे हैं, प्रेम दे रहा है। इसका उत्तर सी है, नालायक, नालायकों, बहुवचन में प्रयोग करना पड़ेगा। निठल्लों नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम लोग पढ़ रहे हो, इसलिए निठल्ले नहीं हो, नालायक हो सकते हो। तो नालायकों, देखो इसका उत्तर सी है। अरे कुछ घटे हुए भटे हटेगी नहीं, सुनो क्या है, देखो ध्यान से। लवणता भार है, वेट अपॉन वेट है। लवणता का हम लोग कैसे मापन कर रहे हैं? 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। या तो ऐसे लिखेंगे या लिखेंगे 30 पार्ट्स पर 1000, ऐसे लिखेंगे। ये होता है प्रतिशत, और जब ये कर देते हैं तो हो जाता है भाग प्रति 1000। दोनों में अंतर है। तो लवणता अगर 30 ऐसे लिखा हुआ है, समझ रहा है? लवणता अगर 30 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, उदाहरण समझा रहे तुमको। तो इसका मतलब हुआ 1 किलो पानी में, 1 किलो जल में 30 ग्राम लवण है ना? अब हम क्या करते हैं कि 1 गिलास पानी लिया, ध्यान से, 1 गिलास पानी लिया, उसमें 30 ग्राम लवण है। हमने उसमें 1 गिलास और शुद्ध पानी डाल दिया, डाला ना, आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। अभी बताओ कि लवणता की मात्रा, जो भार है, जो लवण की मात्रा है, उसमें क्या परिवर्तन होगा? दो सिचुएशंस देंगे आपको, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? अब क्या होगा कि कुल जल का भार भी बढ़ जाएगा क्योंकि हमने मास बढ़ा दिया। ध्यान से सुनना, जब हमने 1 गिलास और पानी ऐड कर दिया तो मास बढ़ गया ना, उसका भार बढ़ गया। अब हमारा जल कितना हो गया है? 2 केजी। तो 2 केजी में 30 ग्राम है, तो अब लवणता क्या होगा? 15 पार्ट्स पर 1000, यानी लवणता घट गई आयतन बढ़ाने से। इस कंडीशन में जहां हमने जल अलग से ऐड किया। अब दूसरा सिचुएशन देखो, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, और हमने उसी ग्लास के जल में तापमान बढ़ा दिया। अब तापमान बढ़ाने से क्या होगा कि जल का थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो जल का आयतन उससे भी बढ़ सकता है। अगर उस तरह से जल का आयतन बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा? जल का भार बढ़ा नहीं बढ़ा। 1 केजी ही जल है, अब 1 केजी ही जल है, और उसमें कितना है वो? उसका आयतन तो बढ़ गया, गर्म करने से मान लो थर्मल एक्सपेंशन हो गया, तापीय क्या बोलेंगे उसको, विस्तार हो गया। तो इस दूसरे कंडीशन में क्या होगा? आयतन बढ़ गया लेकिन लवणता वही रहेगी, क्योंकि जो कुल भार है जल का वो नियत रह गया। कितने लोग समझ पाए मुझे बताओ? अगर उसी जल का आयतन बढ़ाया जाएगा तो लवणता नियत रहेगी, लेकिन उस जल के आयतन को बढ़ाने में अगर उसके भार को भी आप बढ़ा रहे हो तो लवणता में परिवर्तन होगा। 2 अलग दशाएं हैं। दो अलग दशाएं हैं। 1 गिलास जल में तापमान बढ़ा के उसका आयतन बढ़ा दिया, लवणता कांस्टेंट रहेगी।
एक गिलास जल में और पानी डाल दिया, और पानी अगर स्वच्छ डाल दिया, और पानी अगर स्वच्छ डाल दिया तो लवणता घट जाएगी, और पानी उतनी ही लवणता का डालोगे तो लवणता फिर नियत रह जाएगी। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। अब एक का आ गया नहीं समझ में आया तो तुम दोबारा वीडियो देख लेना। 500 लोगों का आया, समझ गया। अब आइए चलते हैं दूसरे विश्लेषण में। अब लिखिए लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है सूर्यातप एवं वाष्पीकरण, फटाफट लिखो। दूसरा है वर्षण, तीसरा है नदी जल का मिश्रण या हिम जल का मिश्रण, फिर है समुद्री धाराओं का प्रवाह। समुद्री धाराओं का प्रभाव क्या होगा? फिर होगा जैविक दशाओं का क्या प्रभाव होगा? फिर होगा पवन, पवन का क्या प्रभाव होता है? फिर है वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव होता है। ये सब विश्लेषण कर लेते हैं, है ना, छोड़ते नहीं है कुछ भी। ओके, अगर वेट में चेंज होगा तो सैलिनिटी बदलेगा, और अगर वॉल्यूम में चेंज होगा, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होगा और वेट मास वही रहेगा तो सैलिनिटी कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सही समझे हो। अब सामने बोर्ड पे इंग्लिश में लिख देते हैं तो आप लिखते हो हिंदी में लिख दो सर, हिंदी लिख देते हैं तो बोलते हो इंग्लिश में लिख दो सर। तो भैया हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही बोलते रहते हैं। मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी अगर इंग्लिश में ही लिखवाओगे, तो हिंदी लिखने में ज़्यादा तकलीफ है। तकलीफ नहीं है, बट अपनी अपनी फ्लुएंसी की बात होती है। अब 15 साल हमने, 15 साल तो नहीं, ज़्यादा ही बोल दिया, 12 साल, 2008 में संस्था बनाई थी मैंने। तो 2008 से लेकर आज तक तो इंग्लिश मीडियम के कम से कम 12 साल में 30-35 बैच मैंने निकाल दिए इंग्लिश मीडियम ऑप्शनल के। तो 4 ज़्यादा 48-50 बैच निकाले। कि साल में 4 बैच इंग्लिश का करते हैं, 2 बैच हिंदी का करते हैं। चलो ओके, अब लिखो। पहला है प्रभावित करने वाले कारक में सूर्यातप, इंसोलेशन। अब आप बताइए, इंसोलेशन अगर ज्यादा होगा, इंसोलेशन ज्यादा होगा अब लिखना शुरू करिए सर, हिंदी में ही लिखा करो। अब तुम लोग ऐसा करो कि 2 ग्रुप बना के पहले आपस में पानीपत 4 कर लो। चलोगे, लिखो। पहला है सूर्यातप और वाष्पीकरण। मुझे कुछ नहीं लिखवाना, कॉमन सेंसिकल है, सरल है। सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, फ्रेश वाटर का लॉस ज्यादा होगा, तो लवणता वहां बढ़ जाएगी। समझे या नहीं? वाष्पीकरण में फ्रेश वाटर का तो लॉस हो गया, तो जो लवण है, घुले हुए लवण है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा।
अगर हम लोग 1 गिलास लवणीय जल को गर्म करके आधा गिलास कर देंगे तो फ्रेश वाटर निकल जाएगा, और जो आधा गिलास बचा हुआ है उसमें लवणता बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा है। दूसरे पॉइंट में आइए। नदी जल और हिमजल दोनों स्वच्छ जल है। नदी जल और हिमजल दोनों ही क्या है? स्वच्छ जल है। जहां भी नदी जल और हिमजल प्राप्त होता है महासागर के जिस भाग में भी, वहां लवणता घट जाएगी। क्यों घटेगी? उसका एक उदाहरण है। 1 गिलास नमकीन पानी रखे रहो, उसमें 1 गिलास स्वच्छ जल डाल दो तो लवणता घट जाएगी। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट, तनुता प्रभाव। लिखते भी जाइए कि नदियां हिमजल तनुता प्रभाव उत्पन्न करती हैं, स्वच्छ जल का एडिशन करती हैं, जिससे लवणता घट जाती है। नदियों के मुहाने पर लवणता कम प्राप्त होती है। और जिस किसी भी महासागर के भाग में नदियां ज्यादा मिल रही हैं या हिमजल का ज्यादा प्रवेश है, वहां लवणता अपने आप कम मिलती है। और इसका एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है जिसको आप लिखो एक प्रश्न बना करके। मुख्य परीक्षा में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। आप प्रश्न लिखो अरब सागर की तुलना में बंगाल के खाड़ी की लवणता कम क्यों है? बंगाल के खाड़ी की लवणता कम क्यों है? इसका बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है। इसको हम पॉइंट फॉर्म में लिखवा देते हैं। लिखो ए, बंगाल की खाड़ी में सदा नीरा नदियों का स्वच्छ जल का निरंतर प्रवाह है। बंगाल की खाड़ी में सदा नीरा नदियों का स्वच्छ जल का प्रवाह है, जिससे तनुता प्रभाव उत्पन्न होता है, जो लवणता को कम कर देती है। तनुता प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, लवणता कम हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। उदाहरण लिख सकते हो, म्यांमार में इरावदी नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, सुवर्ण रेखा, महानदी, अभी तो मैपिंग करवाया था, बैतरणी, कुछ याद भी है? ब्राह्मणी और बैतरणी महानदी, फिर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वैगई, नदियों से पूरा बे ऑफ बंगाल। दूसरी तरफ अरब सागर की खाड़ी में नदियां बहुत ही कम है। इंडस है, एक सिंधु नदी है, नर्मदा, तापी है, छोटी नदियां हैं कुछ। दूसरा पॉइंट लिखिए।
दूसरा पॉइंट लिखिए कि मॉनसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी में, मॉनसूनी वर्षा, मॉनसून में आपको बताएंगे, लिख लो, मॉनसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी में 300 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है, जबकि अरब सागर में 150 से 200 तक, अरब सागर में 150 से 200 तक। तीसरा कारण, नंबर तभी आएगा जब आप मुख्य कारणों को ऐसे लिखोगे। तीसरा कारक, एग्जामिनर को भी लगेगा कि कितना एक्यूरेट लिख रहा है ये लड़का। तीसरा कारक, अरब सागर में जल का तापमान उच्च है, तापमान उच्च है, तथा यह शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेशों से स्थलरुद्ध है, स्थलरुद्ध है। अतः यहां वाष्पीकरण का दर भी उच्च है, वाष्पीकरण का दर भी उच्च है। वाष्पीकरण उच्च होगा तो लवणता उच्च मिलेगी। इकोनॉमिक्स वाले टीचर को की तबीयत खराब है, दिल्ली बंद है, होम स्टूडियो नहीं है उनके पास, इसलिए आर कुमार सर की क्लासें रुकी हुई है। हर आदमी आता है, यही सब पूछते रहता है। यूपीएससी 20 मई को फैसला लेगी कि पेपर कैसे होगा, कहां होगा। मुझे लगता है यूपीएससी पेपर लेगी ही लेगी। हो सकता है कि 10 से 15 दिन का आगे पीछे करे, लेकिन यूपीएससी पेपर लेगी। चलो, कितने मूर्ख स्टूडेंट हैं इस बैच में, दिल से बोला हूं मूर्ख। इतना अच्छा विषय पढ़ा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, और ये लोग लिख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का क्लास कब होगा। भाई, हमसे आंख भी बंद नहीं किया जाता है ना। मुझे इसीलिए कई बार हिंदी मीडियम के बैचेस से बड़ी नाराजगी सी होने लगती है कि इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि कब क्या पूछना चाहिए, बस टाइप करके भेज दिए। हमको टीचर मत बनाओ ना, फिर इंफॉर्मेशन ब्यूरो बना लो।
चलो कोई बात नहीं, कुछ गलती हमारी भी, हम क्यों पढ़ लेते हैं भाई। चलो कारण नंबर, अब अरब सागर को आप देखो तो अरब सागर के चारों तरफ ऊपर में जाओगे, अरब सागर के ऊपर में क्या है, ईरान, इराक, अरब वाला पूरा पार्ट है, सोमालिया नीचे। इधर भारत में आओगे तो गुजरात और मकरान कोस्ट, सिंध, ये सब तो डेजर्ट है यार, थार डेजर्ट। तो वाष्पीकरण का दर तो अधिक होगा ही होगा। एक और कारण लिख लो, जीएस के हिसाब से 4 बहुत है। चौथा कारण आप लिख लो कि बंगाल की खाड़ी ओपन ओशियन से, बंगाल की खाड़ी एक प्रकार का ओपन ओशियन है, खुला समुद्र है, खुला है, ज्यादा खुला है। और अरब सागर बंद है, सिर्फ दक्षिण में खुला हुआ है, अदरवाइज अरब सागर ज्यादा बंद है। और बंगाल की खाड़ी पूर्व से भी खुली हुई है, दक्षिण से भी खुली हुई है। तो जो आंशिक बंद सागर होते हैं उनकी लवणता अधिक होती है। अगला प्रश्न लिखो, बाल्टिक सागर मैंने मैप इसीलिए पहले करवाया था कि हम ज्योग्राफी आपको पढ़ा सकें। तो लिखिए, बाल्टिक सागर एवं नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, दोनों एक ही अक्षांश एवं अवस्थिति पर हैं। बाल्टिक सागर एवं नॉर्थ सागर एक ही अक्षांश एवं अवस्थिति पर हैं, पर उनकी लवणता में वृहत अंतर क्यों प्राप्त होता है? उनकी लवणता में विशाल अंतर क्यों प्राप्त होता है? उत्तर लिखिए। पहले तो थोड़ा सा चिंतन मनन करिए कि हमने किन सागरों की बात की, विश्व के मानचित्र पर कहां अवस्थिति है उनकी, कैसी आकृति है उनकी। 30 दिन मैपिंग करवाया था, बहुत मेहनत लगा था। उत्तर लिखिए। लिखो, बाल्टिक सागर की लवणता 3 से 9 3 ग्राम प्रति किलो से 9 ग्राम प्रति किलो या भाग प्रति 1000 है। क्योंकि यहां नदियों के जल, हिमजल का निरंतर मिश्रण हो रहा है, जबकि उत्तरी सागर में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह
जैसी गर्म जलधारा का प्रवेश है, जैसी गर्म जलधारा का प्रवेश है, अतः उसमें लवणता की मात्रा उच्च हो जाती है, क्योंकि गर्म जल में लवणों की घोलन क्षमता अधिक होती है, अतः उत्तरी सागर में लवणता अधिक है। 31 से 33 ऐसे ही लिखना है जैसे बोर्ड पे लिखा था, 31% वाला बना करके नीचे 2 शून्य। अब लिख दो नीचे में, दुनिया में सबसे कम लवणता हडसन की खाड़ी में है। दुनिया में सबसे कम लवणता हडसन की खाड़ी में है, उत्तर अमेरिका। वो भी वही है, 2 से 3 के बीच में ही आता है, 2 से 3 भाग प्रति 1000, क्योंकि नदियां, हिमजल का पिघलन, नदियां एवं हिमजल का पिघलन। अब एक स्टूडेंट ने एक प्रश्न लिखा है जो कि मुझे बहुत उचित लग रहा है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से संबंधित है। इसका कहना है कि नदियां जब चट्टानों से निकलती है तो चट्टानों के खनिज को घोलती हैं, तो उसमें लवणता उच्च होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। नदियां उन चट्टानों को घोलती है तो नदी जल में 60% कैल्शियम की मात्रा होती है। 60% कैल्शियम की मात्रा होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये लगभग पूरा का पूरा कैल्शियम जैसे ही समुद्र में जाएगा तो जो वहां के जीव होते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक जो एल्गी होते हैं, जीव होते हैं जो अपने चारों तरफ कवच निर्माण करते हैं, वैसे जीव होते हैं, जैसे प्रवाल भित्तियां होती है, प्लैंकटॉन्स होते हैं, तो ये कैल्शियम का कंजम्पशन कर लेते हैं। तो नदी जल में जो भी कैल्शियम की मात्रा घुली हुई है, खनिज घुला हुआ है, वो समुद्री जीव उसको कंजम्पशन उसका कर लेते हैं। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, जेपीएससी कुछ अलग से है क्या जो पूछ रहे हो? क्या जेपीएससी में ये नहीं पढ़ना है? जेपीएससी रहे, बीपीएससी रहे,
कोई पीसीएस रहे भारत का, उसमें लवणता पर प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। ये तो पूछेगा ना जेपीएससी में कि सबसे अधिक लवणता कहां है, सबसे कम लवणता कहां है, लवणता क्या है, समुद्र का लवणता क्या होता है, बाल्टिक सागर की लवणता कितनी है, सब पूछा जाएगा। पढ़ते रहिए, भजन कम गाइए। जेपीएससी और बीपीएससी और हरियाणा पीसीएस, वो भजन से बाहर निकलिए। स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी बनिए, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी बनिए, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बनिए, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, आगे लिखो। अब लिखो अगला कारक जो मैंने लिखा है क्या क्या है। समुद्री धाराएं, मैंने उदाहरण लिखवा दिया। समुद्री धाराओं में लिखो कि जो ठंडी जल धाराएं होती हैं वो लवणता को कम करती हैं। ठंडी धाराएं लवणता को कम करती हैं क्योंकि ठंडी धाराएं हिम पिघलन से बनी हुई हैं तो उसमें स्वच्छ जल ज्यादा है। और गर्म धाराओं में लवणों को घोलने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ठंडी धाराओं में लवणता कम, गर्म धाराओं में लवणता ज्यादा प्राप्त होगी। स्वयं लिखो इसको। कोल्ड करेंट्स में लो सैलिनिटी, वार्म करंट हायर सैलिनिटी। जैविक दशाओं में, जैविक दशा का मतलब होता है कि समुद्र का वह भाग जहां पर एल्गी, मत्स्यन क्षेत्र, कोरल रीफ का क्षेत्र, इस तरह का कोई न कोई जैविक दशाएं हो। तो याद रखना है, जहां भी जैविक दशाएं होंगी वहां का सापेक्षिक तापमान और लवणता दोनों ही उच्च हो जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। जैविक दशाएं जहां भी होंगी वहां समुद्र जल का तापमान सापेक्षिक रूप से आसपास के समुद्र की तुलना में तापमान भी अधिक, लवणता भी अधिक। क्यों होगा, हम एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लो एक स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में कोई नहीं नहा रहा है। अब स्विमिंग पूल में मान लो कि 100 लोग घुस गए तो पानी ठंडा ही रहेगा या गर्म होगा? वो जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का, या बहुत सारे जो जीव होते हैं वो अपने बॉडी से चूना का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जक पदार्थ भी होते हैं उनके पास, उससे भी लवणता में अंतर आता है। जीव मर रहे हैं, मरने के बाद उनका बॉडी डिकम्पोज होगा, वो भी पानी में घुलेगा ही घुलेगा। तो जहां भी जैविक दशाएं होती है वहां पे लवणता तापमान सामान्य से ऊंचा हो जाता है। फिर है पवन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये तो पवन वाला। देखो, जहां भी पवन नियत है, निरंतर है, घर्षण कर रहा है समुद्र के सतह से, वहां लवणता उच्च होगी। लवणता क्यों उच्च होगी? कारण क्या है उसका? सिंपल सा कारण है, छोटा सा कारण है कि पवन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण जो घर्षण हो रहा है उससे ताप उत्पन्न होगा, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि कोई कपड़ा भीगा हुआ है तो भीगे हुए कपड़े को अगर हम पंखे के सामने रखेंगे तो पंखा सूखता है कि नहीं? कपड़ा सूखता है या नहीं? कपड़ा क्यों सूखेगा? क्योंकि बिल्कुल सही, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो आपको शायद आपने सुना होगा, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। सुना है या नहीं?
अब एक पूछ रहा है गर्म जलधारा कहाँ से आती है? भाई साहब, एक दिन रुक जाइएगा तो आने लगेगी। लवणता पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, सब विषय अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को दोबारा देख लेना, सुन करके 5-6 बार देखते रहो खोल करके। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि लिखना है जहां भी पवन तीव्र है वहां लवणता अधिक होती है। पवन के कारण वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जहां पछुआ पवन बहुत तीव्र है, जहां पछुआ पवन का नाम गरजता चालीसा वगैरह है। इसको अपने शब्द में लिख लो या हम लिखवा देते हैं कि 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर पछुआ पवन वाष्पीकरण के दर में वृद्धि करते हैं। अतः यहां लवणता उत्तरी गोलार्ध की तुलना में उच्च पाए जाते हैं। पवन की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उससे वाष्पीकरण होता है। पवन कोल्ड रहे तब भी अच्छा, कोल्ड पवन शुष्क होती है। तो कोल्ड पवन रहेगा लेकिन तेज पवन रहेगा तब भी ज्यादा वाष्पीकरण होगा। समझ गए? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन क्या होता है यह समझ में आएगा जलवायु विज्ञान में। इसलिए अभी आप इतना मान के चलो कि पछुआ पवन से होती है। भौतिक भूगोल में ना मेरे प्रिय छात्रों, भौतिक भूगोल में बहुत लिंकेजेस है। पहले ये पढ़ाओगे तो लगेगा कि वो पढ़ लेना चाहिए था, ये पढ़ने पे लगता है वो पढ़ लेना चाहिए था। इसलिए शांति से पढ़ना चाहिए और एक बार फिर जाके सब रिवाइज करना चाहिए। ओके, फिर आइए लिखिए वायु दाब। तो लिखो जहां वायु दाब उच्च होती है पृथ्वी पर, जहां भी वायु दाब उच्च है वहां वर्षण का अभाव होता है।
अतः लवणता उच्च होती है। जैसे 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री अक्षांश, सब लिखना बहुत जरूरी है। जैसे 25 से 30 डिग्री अक्षांश, नेक्स्ट लिखो, जहां वायु दाब निम्न होती है वहां वायु का उत्थान अधिक होगा, संवहन उच्च होगा। जैसे विषुवतीय प्रदेश, जैसे विषुवतीय प्रदेश अतः यहां विषुवतीय प्रदेश अतः यहां उच्च वर्षा के कारण लवणता कम प्राप्त होती है। उच्च वर्षा के कारण लवणता कम प्राप्त होती है। जो पवन समुद्र में चल रही है वो सेडिमेंट कहां से उठा के लाएगी मेरे भाई? अब एक आया है, सर माफी चाहते हैं, आईआर कब पढ़ेंगे? देखो कितना सब डिस्टर्ब करता है। इसी को कहते हैं कि हमने पूरा भोजन करवाया, नाश्ता करवाया, और अंतिम में पूछता है कि लौंग इलायची खिलाएंगे कि नहीं, और खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हिंदी के लड़कों को, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों पगलाए हुए हो यार? मतलब अजीब हाल है, बहुत बुरा हाल है कुछ लोगों का। तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी हैं इस पे। खैर, लैंड एरिया से उठा के लाएगी तो कितना दूर ले जाएगी? अजीब। दक्षिणी महासागर में लैंड है? पहले इस मूर्ख से मुझे निपटने दो जो ये लगातार लिख रहा है। देखो ये कितना बड़ा मूर्ख है। मैंने बताया कि 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इससे पूछो कि कहां लैंड है। अरे दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री के बीच में लैंड है? बाप रे बाप।
सर दिल्ली से एक भैया आए थे, हमने पूछा आलोक रंजन सर को जानते हो? तो उसने बोला कि अरे वो तो भूगोल के बहुत बड़े विद्वान हैं। बड़ी खुशी हुई सर, थैंक यू सर। एक तरफ तो कुछ लोग विद्वान भी कहते हैं, दूसरी तरफ तुम लोगों का ना प्यार का भी कोई सीमा नहीं है मेरे लिए, और तुम्हारी कुछ लोगों की मूर्खता की भी सीमा नहीं दिखती है, दोनों एंड पे दिखता है। चलो कोई नहीं, चलो आगे लिखो। तो हो गया हमारा वायुदाब। अब आप लिखिए लवणता का वितरण। लवणता का वितरण अब इस क्लास के बाद तुमको क्या करना है कि लवणता पर जितने भी प्रश्न आए हुए होंगे एक बार सॉल्व करके देखना। तो लिखो लवणता का वितरण। यूपी पीसीएस टॉपर विशाल 2019 हमारे स्टूडेंट थे। हमारा फोन नंबर किसी के पास नहीं रहता है, ना हम फोन उठाते हैं। विशाल ने जरूर कॉल किया होगा। और मेरी आदत है कि हम कभी अपना प्रचार नहीं करते। यूपी पीसीएस के टॉपर विशाल हमारे स्टूडेंट थे, आप उनके दोस्त हो तो आप जानते हो। लेकिन हमसे ये नहीं होगा कि हम पोस्टर लगवा करके और भारत में ढिंढोरा पिटवाएं, ये हमसे नहीं होगा। हरियाणा पीसीएस मोहित मेहराणा नहीं था क्या? मध्य प्रदेश रैंक 2 हमारी नहीं थी क्या? यूपी पीसीएस के इसके पीछे रैंक 9 रैंक 2 हमारे स्टूडेंट नहीं थे क्या? कितनों का नाम जपते रहें, मेरा काम नहीं है ये। चुपचाप पढ़ो, खुश रहो। हाँ, तुम्हारा दायित्व जरूर है, दायित्व जरूर है कि तुम अच्छे लड़कों को हमसे जोड़ो ताकि उनका भी भविष्य अच्छा रहे और हम भी इस प्रोफेशन में जीवित रहें। क्योंकि बाकी जो प्रचार माध्यम और वो माध्यम तो हमसे होगा नहीं। खैर छोड़ो। अच्छा, विशाल आपके भाई हैं? यूपी पीसीएस टॉपर विशाल इनके भाई हैं और उन्होंने ही कहा कि आप आलोक सर से पढ़िए। चलो, विशाल ही रिकमेंड करता है। अब रैंक 9 अरुण था, वो उसने खुद हमसे कहा कि सर मैंने 50 लड़कों को बोला है कि भविष्य मत खराब करो, सर से पढ़ो, सर के मार्गदर्शन में जाओ। अच्छा है, बढ़िया बात है। चलो ओके, आते हैं टॉपिक पे। लवणता का वितरण। वितरण में लिखो विषुवतीय प्रदेश। इसको चार्ट बना के पढ़ा देते हैं। विषुवतीय प्रदेश है ये।
पहला विषुवतीय प्रदेश 15 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, इसमें लवणता होती है 34.5, जबकि महासागर की औसत लवणता है 35। कंफ्यूज मत करना, यह है एवरेज सैलिनिटी of the ocean. Average salinity of the ocean. पंद्रह डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। अब बताओ कारण क्या है इसके? कारण विषुवतीय प्रदेश है तो यहां पे क्या है? अति वर्षण और क्या है? निम्न दाब। जो अभी हमने आपको दाब के विषय में बताया, निम्न दाब है और अति वर्षा होती है, इसलिए सामान्य से लवणता कम मिलेगी विषुवतीय क्षेत्र में, याद रखना। बी में इधर ले लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, इधर ले लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध को। यह है उत्तरी गोलार्ध, तो यह है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में आओगे तो 15 डिग्री से 40 डिग्री तक लवणता मिलेगी 37। सर्वोच्च लवणता यही मिलती है। इधर आओगे तो 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ के बीच में मिलेगी 36.5 पार्ट्स पर थाउजेंड। कारण क्या है? दोनों जगह का कारण एक ही है। कारण है उच्च दाब, क्या लिख दिया ये? उच्च दाब, वर्षाहीनता और उच्च वाष्पीकरण। समझ गए? कारण है। अब यहां आइए तो 40 से 55 डिग्री नॉर्थ, यहां लवणता आपको मिलेगी 33, 34 और 55 से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में मिलेगी 31, 33। इधर आइए तो मिलेगी 30 से 40 डिग्री साउथ, 40 से 50 डिग्री साउथ, 50 से 60 डिग्री साउथ। साउदर्न हेमिस्फीयर का ही बात है ये। तो 30 से 40 के बीच में ये लवणता मिलेगी। यहां पे कितना था? यहां पे मिलेगी 35, 36। देखो इधर ज्यादा है, यहां पर 34, 35, फिर यहां पे 33, 34। अब बताओ कि उत्तरी गोलार्ध में लवणता और दक्षिणी गोलार्ध में लवणता दोनों में कहां ज्यादा है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यहां लिखो साउदर्न हेमिस्फेयर की लवणता ज्यादा है
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। कारण क्या है? कारण है पछुआ पवन, अभी जो समझाया था, एवं वाष्पीकरण साउदर्न हेमिस्फेयर में अधिक है, क्योंकि थल या महाद्वीपों का अभाव है। तो पवन तीव्र है, पवन अनवरोधित है, अनऑब्स्ट्रक्टेड है। तो पवन तीव्र होने के कारण वाष्पीकरण ज्यादा है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में थल उपस्थित होने के कारण, यानी महाद्वीपों के कारण नदी जल प्लस हिम जल अत्यधिक प्राप्त होता है, जिससे तनुता प्रभाव है। डाइल्यूशन इफेक्ट की बात मैंने कई बार की। अब ये चार्ट अगर आपको याद है तो दुनिया के किसी भी महासागर की लवणता पे आप बात कर सकते हो। देखो, ऑप्शनल के विषय में हम एक बात आपको बता दें, और जो आपको समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि ऑप्शनल के टीचर अपने कोर्स का कॉस्ट खुद निर्धारित करते हैं, और ऑप्शनल में स्टूडेंट्स भी कम होते हैं। तो कोई भी टीचर सस्ते दाम पे अपना कोर्स नहीं देगा, कभी नहीं आएगा। दूसरा, कैरियर विल पे जो नया सर्वर बनाया गया है वो बहुत कॉस्टली है। इन लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, हम भी उनके इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ऑप्शनल के टीचर को लाना, उनका खर्च वहन करना, ये आर्थिक रूप से संभव नहीं है। आप इन बातों को समझो। उनका लाइव क्लास चलाया जाएगा, सर्वर का कॉस्ट बहुत हो जाएगा, और सर्वर का कॉस्ट अगर बहुत हो जाता है और कोर्स को कम दाम में रखा जाएगा, सरकार टैक्स लेती है, मटेरियल का कॉस्ट होता है, रिसर्च स्कॉलर्स काम करते हैं, लाइव टेलीकास्ट का कॉस्ट होता है। इसलिए ये इस तरह कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि ऑप्शनल में रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएं, इस सेशन में हम कोशिश करेंगे लाने का, क्योंकि अगर 100 रुपया लगता है तो कम से कम 120 रुपया वापस आना चाहिए। टीचर जो खड़ा होकर के पढ़ा रहा है उसको तो 20 रुपया मिलना चाहिए। मान लो कि मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए, कोई बात नहीं है, मुझे नहीं भी मिलना चाहिए। करियर विल वाले राकेश जी भी कहेंगे मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, वो भी सब ठीक है, वो भी नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे। लेकिन कम से कम जो टीचर का पेमेंट है वो तो जाना होगा ना। आप लोग बहुत एसएमएस लिखते हो ऑप्शनल को लेकर के, हमने प्रयास भी किया, संभव नहीं है। आगे सेशन में देखते हैं क्या हो सकता है। हमने अपने हिंदी माध्यम के कोर्स का अवमूल्यन कर दिया। मेरा जो अपना ऐप है उस पर हमने अवमूल्यन किया है उसका।
45,000 फी था, 35,000 कर दिया है। 35,000 में गवर्नमेंट का टैक्स भी है, मटेरियल का और कुरियर चार्जेस भी होता है, इनकम टैक्स भी उस पर लगता है। तो आप लोगों को अगर ये लगता है कि आप ज़्यादा फी दे रहे हो तो बहुत गलत लगता है, बहुत ही गलत लगता है। एक आम ट्यूशन को पढ़ाने के बराबर भी अगर टीचर को नहीं मिलेगा तो गला खड़ा होकर के अपना गला क्यों फाड़ेगा? क्योंकि टीचर भी तो खाना खाता है, उसकी भी तो अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। कपड़ा पहनता है, उसको गाड़ी मेंटेन करना होता है, स्टूडियो मेंटेन करना होता है, स्टाफ मेंटेन करना होता है, रेंट देना होता है। तो आप लोग ना थोड़ा समाजवाद का बात कम ही किया करो। और मुझे समाजवादी और भिखारी लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उठिए, ट्यूशन पढ़ाइए, कमाइए, कोर्स ज्वाइन करिए। नहीं, हमारी बातें बुरी होती है ना। हम तो उठे, मेहनत किए, धूप में जलाया, गोरे से काले हो गए, शरीर को तपाया, मन को तपाया, आंसू बहाया, आर्टिकल्स लिखा, आर्टिकल्स लिख करके भी कुछ पैसे कमाए। माता पिता से पैसा नहीं लिया, मेरी जिद थी, मेरा अपना एंगर था। एक समय के बाद माता पिता ने तो बहुत कुछ दिया, सब कुछ न्यौछावर किया। ये चीजें स्वाभिमान परक, व्यक्ति परक होनी चाहिए। इसलिए सस्ते के चक्कर में और फ्री के चक्कर में पूरी जिंदगी का नाश कर लोगे तुम लोग और मिलेगा कुछ नहीं। हम जानते हैं ना इस तरह के लड़कों को। यहीं मुखर्जी नगर में रहते हैं तो हिंदी माध्यम में मान लो कि मेरे पास अगर 600 एडमिशन होता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, 1000 बच्चे लौट जाते हैं, वो एडमिशन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फी 2-4 हजार कम नहीं किया गया हमारे यहां, और गाली देते हैं वो। ये हाल है, ये हमारी संस्कृति बन गई है। रेंट देंगे, वो मुखर्जी नगर में रहेंगे तो रेंट देंगे, यहां के लोकल लोगों को रेंट भरते रहेंगे। गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो खर्च करते रहेंगे, लेकिन किताब खरीदने कह दो, नोट्स खरीदने कह दो तो बेचारे फोटोकॉपी करवाने लगेंगे। तो इस तरह के लिच्चड़ लोगों की जो फौज बन गई है ना, जिनको आदत बन गई है गरीबी के नाम पर रोने की, इन लोगों का कोई इलाज नहीं होता है। वो व्यक्ति ही क्या जिसमें स्वाभिमान ना हो, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। ऐसे लोग आईएएस ना बने तो अच्छा है। वो लोग भी ना बने जो मजबूरी का नाम ले करके रोते गाते रहते हैं जीवन में। वैसे लोग हैं ना इस दुनिया में जो कि बिना कोचिंग में क्लास किए भी आईएएस बन रहे हैं। तुम भी वो बनो। कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति कोचिंग ही करे। संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, कई किताबें पढ़ने पड़ती है। 2-3 साल 4 साल संघर्ष करो, अपने आप बनेगा। इसलिए हमारे आगे अगर ये सब लिखोगे ना समाजवादी भाषण, तो मुझे भी दूसरा वाला भाषण देने आता है। और हम ऐसे बच्चों को बिल्कुल, ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में वही सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा, वही मेरा आधार भी है। देख तो रहे हो कि स्टूडेंट लिख रहा है कि मैं भाई हूं, आपका स्टूडेंट टॉपर है, नाम बता रहा है, लेकिन आलोक रंजन को इससे कोई खुशी होती है, बस खुशी होती है। वो मेरे लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय है। आज तक मैंने, चाहे आईएएस में रैंक 3 आया हो, 2 आया हो, आईएएस में आया हो, मैंने किसी स्टूडेंट को बुला करके और फूल देकर के फोटो नहीं खिंचवाया। क्यों? अहंकारी नहीं है हम। मेरे लिए वो तब भी बच्चा था, आज भी बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। हम उसके तब भी टीचर थे, आज भी टीचर हैं और टीचर ही रहेंगे। बाप के पद को नहीं बदला जाता है। बाप बाप होता है, टीचर टीचर होता है। तो बहुत बड़े अधिकारी बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, हम तुम्हारे टीचर थे, रहेंगे। और जो क्लास में क ख ग घ भी पढ़ाया था ना, वो भी तुम्हारा टीचर है। मां भी तुम्हारी टीचर है, ये सब तुम्हारे टीचर हैं। उनके आगे झुकना सीखो, उनके आगे अहंकार और गर्व और सीना तान के चलने की कोशिश मत करो।
क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी माँ को कुछ चाहिए, ना तुम्हारे पिता को तुमसे कुछ चाहिए। उनको बस खुशी मिलती है, मेरा बच्चा अच्छा कर गया, मेरा स्टूडेंट अच्छा कर गया। बाकी हम अपनी शक्ति से सब कर लिए जिंदगी में। चलिए, आप लोग समाजवाद पे एसएमएस मत लिखिए, नहीं तो जितने समाजवादी नेता हैं ना, शिवपाल यादव हो, चाहे मायावती बहन हो, चाहे लालू जी हो, सब लाइन से जेल में जाने लायक हैं। आईआर आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा। आप आईआर का कीमत है 500 रुपया, रिफंड ले लीजिए। आईआर कौन पढ़ाएगा, आईआर कौन पढ़ाएगा? क्या गंवार आदमी है आप लोग यार, लगे हुए हैं सुबह से। देखिए, इसको मानसिक पागल है क्या तुम? साइको हो क्या तुम? लगातार 20 एसएमएस लिख रहे हो, आईआर कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। तुम्हारा कोर्स ही कटवा देते हैं, सारा होश ठिकाना लग जाएगा। अब एक मानसी जी हैं, साइको लग रही हैं, बेचारी लिखे जा रही हैं आईआर कौन पढ़ाएगा, आईआर कौन पढ़ाएगा हमें। आईआर कौन सा क्वांटम फिजिक्स हो गया? आईआर में क्या ऐसा है? शरद त्रिपाठी को दिया था पैसा, फोन ही नहीं उठा रहा है, क्या करें? पूरा कोर्स सारे टीचर से पढ़वा दिया, अब आईआर कौन पढ़ाएगा? इनको सफाई दीजिए। तुम्हारे ही सफाई देने के लिए 500 रुपया अपना वापस रिफंड ले लो और काम करो। क्या नाम था इसका? बदतमीज। एक बार लिखना चाहिए, 100 बार लिखना चाहिए। बच्चे बोल रहे थे तो बच्चे की क्यों सुन रहे हो? भगवान ने अक्ल नहीं दिया है तुमको? तुम्हारा सही सजेशन है सिंपू, जब तक फी को 50,000 नहीं करेंगे ना, यहां काम नहीं चलने वाला है। यहां पे ऐसे ही मूर्ख लोग आईआर कौन पढ़ाएगा, आईआर कौन पढ़ेगा, भाड़ में जाओ। आईआर पढ़ना है इनको। चलिए, मेरा क्लास ओवर, टॉपिक भी खत्म हो गया था। कुछ होगा हम कल। चलो, थैंक यू, बाय। आईआर पढ़ते रहो। तुम्हारा हम करवा देते हैं रिफंड। 500 रुपये आईआर बचा हुआ है तुम्हारा, सारा आईआर का नशा उतार देंगे हम।